सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। जैसे मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था, और आज की भी क्लास में इनपुट डिवाइस के ही बारे में पढ़ना है। क्योंकि मैंने केवल अभी आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद से इनपुट डिवाइस में और भी बहुत सारे डिवाइस आते हैं जिसके बारे में आज की क्लास में जानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको केवल माउस के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका क्या, स्कैनर। और स्कैनर क्या करता है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और जिसके माध्यम से हम किसी भी फोटो को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है, और हार्ड कॉपी की पिक्चर फोटो टेक्स्ट इत्यादि को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में और वो भी स्कैनर के बारे में, तो स्कैनर चूंकि एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं और उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करते हैं, फॉर्म को भरते हैं। इसके इसमें फोटो स्कैन करके अपलोड करना होता है, थंब स्कैन करके अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो इसके लिए हमको स्कैनर का हेल्प लेना होता है। यानी कि जैसे ओरिजिनल फोटो आपकी साइज बड़ी होती है, तो फोटो को जब हम स्कैनर में डालते हैं तो स्कैनर में डालने के बाद फोटो की साइज को हम आसानी तरीके से क्या कर लेते हैं, छोटा कर पाते हैं। यानी कि जो फोटो की जो ओरिजिनल साइज होती है उसको हम स्कैनर में डालते हैं तो फोटो की साइज को हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, उसमें बताता है कि फोटो की साइज कम से कम 50 KB का रखिए, या थंब की भी जो साइज होना चाहिए कम से कम मान के चलिए कि 20 KB का रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना होता है, साइज को चेंज करना होता है, तो साइज को हम चेंज तभी कर पाते हैं जब पहले तो हम फोटो को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जब तक हम फोटो को स्कैन नहीं करेंगे, जब तक हम थंब को स्कैन नहीं करेंगे, जब तक हम सिग्नेचर को स्कैन नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी साइज को छोटा नहीं कर सकते। और यहाँ पे बता रहा है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर फोटो टेक्स्ट को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे एक प्रकार की हार्ड कॉपी जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जब उस डेटा को हम स्कैन कर लेते हैं तो वो डेटा हमारा सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना जाता है, और उसी सॉफ्ट कॉपी को हम आसानी तरीके से कहीं पर भी अपलोड करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल रहा, इसको मैंने स्कैनर में डाला, स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद आसानी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम आसानी तरीके से अपलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला इसमें पॉइंट आता है, वो है आपका ओसीआर। क्या लिखा है, ओसीआर। और ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और यह भी एक इनपुट डिवाइस है। और कह रहा है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है और जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि ओसीआर डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल भी बनाता है जिसे एडिट भी किया जा सकता है। और ओसीआर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। जैसे ओसीआर के बारे में बात करें तो ओसीआर का मेन वर्क ये होता है कि जैसे अगर कागज पर अगर आपने किसी टेक्स्ट को लिखा हुआ है तो उसको स्कैन करने के लिए हम ओसीआर वाले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और ओसीआर के माध्यम से जैसे कोई कैश रजिस्टर है उस पे लिखे हुए वर्ड को हम आसानी तरीके से स्कैन कर सकते हैं, या टाइपराइटर से कोई अक्षर छपा हुआ है तो उसको हम स्कैन कर सकते हैं, या प्रिंटर से कोई अक्षर छपा हुआ है तो उसको भी हम स्कैन कर सकते हैं। और कह रहा है कि ओसीआर विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को स्कैन करता है। अब इसमें भी क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि पूरे फॉन्ट को स्कैन करेगा, कुछ विशेष प्रकार का फॉन्ट मिलेगा वही फॉन्ट को ये स्कैन करने का काम करता है। और कह रहा है कि ओसीआर इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज में बदलता है, और फिर प्रत्येक अक्षर की बिटमैप की तुलना ओसीआर फॉन्ट से करता है, और मैच करने पर उन्हें उस कैरेक्टर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। पहले क्या करता है, देखिए जब वो स्कैन करेगा तो कह रहा है कि जब कैरेक्टर को स्कैन करता है तो सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज में बदल देता है। जैसे पिक्चर की क्वालिटी होती है, एक बिटमैप इमेज होता है, एक जेपीजी इमेज होता है, एक पीएनजी इमेज होता है,
एक WEB इमेज होता है, तो सब इमेज अलग अलग होता है। तो इसको चेंज करने का काम किसमें करता है? बिटमैप इमेज में करता है। फाइल टाइप को चेंज करके बिटमैप इमेज में डाल देता है। और फिर कह रहा है कि फिर प्रत्येक अक्षर की बिटमैप की क्या करता है? तुलना करता है किससे? होशियार फॉन्ट से। और जब दोनों कंपैरिजन हो जाता है तब जाकर के उन्होंने, जब मैच हो जाता है तब जाकर के उसको क्या करता है? अक्षर में बदलने का काम करता है। अब अगला ऑप्शन आता है क्या? जॉयस्टिक। और देखिए जॉयस्टिक के बारे में बात किया जाए तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को कंट्रोलिंग करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा भी पढ़ा जा सकता है और यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम के खेलने में काम में आता है। इसके माध्यम से हम कोई वीडियो गेम भी खेल सकते हैं और प्लस कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है? जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है। और इसमें लिखा है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद करता है और जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों में, ट्रकों में, पहिएदार कुर्सियों में, निगरानी कैमरों में, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों में आदि जगहों पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और कह रहा है कि जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलने वक्त करते हैं और जॉयस्टिक कंप्यूटर को चारों की दिशाओं की बराबर जानकारी देता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ सकता है और उसके आधार पर अपना काम कर सकता है। जैसे एक सीसीटीवी कैमरे के बारे में अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कैमरा और क्लास में या मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा पूरे फुटेज को निकालने का काम करता है, पूरे डेटा को स्कैन कर लेता है, पूरे इमेज को आसानी तरीके से वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन कैमरा तो छोटा ही होता है ना, आपने देखा है ना कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। तो होता क्या है, उसमें भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने रात में केयर करिएगा, उसमें ऐसे ऐसे कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, वो गोल गोल में घूमता है, तो वो चारों दिशाओं में घूमता है और घूमने के बाद उसके अंडर में जितने भी फिगर आते हैं उस पूरे फिगर को कैप्चरिंग कर देता है। एक प्रकार का आपका क्या होता है? जॉयस्टिक होता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे कह रहा है कि जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है और जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं और जॉयस्टिक कंप्यूटर को चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देता है। और कह रहा है कि जब जॉयस्टिक जो होता है वो कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ लेता है और उसके आधार पर अपना काम करता है। और इसके क्या क्या फायदे हैं तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यह शुरू के लोगों को आसानी से इस्तेमाल करने में उपयोगी होता है और कह रहा है कि इसकी काम करने की क्षमता क्या होती है? काफी अच्छी भी होती है और यह 3D तरीके से चलाने के काम में आता है। और कह रहा है कि यह रेसिंग और मिशन गेमों में काफी अच्छे से काम करते हैं। जैसे कोई इमेज है, उस इमेज को अगर 3D लेयर में बनाना हो या मान के चलिए कि अगर 3D तरीके से आपको चलाना हो तो इसके लिए आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और कह रहा है कि जैसे कोई रेसिंग की गेम होती है या कोई मिशन का गेम होता है तो उसके इसमें जॉयस्टिक का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के बारे में तो पता ही होगा सबको, क्यों? माइक्रोफोन के बारे में पता है ना? तो माइक्रोफोन मोबाइल में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? व्हाट्सएप में, और कहाँ? गूगल पे, यूट्यूब पे। और देखिए जैसे व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप में 2 माइक्रोफोन आपको मिलता है। एक तो वो माइक्रोफोन होता है जिसके माध्यम से आप बोलेंगे तो आपकी आवाज उसके पास पहुंच जाएगी और एक वो माइक्रोफोन होता है जो भी कुछ आप बोलेंगे उसकी आवाज को, आपकी आवाज उसमें टाइप हो जाएगा, लिखा जाएगा पूरा। और प्ले स्टोर में भी होता है और यूट्यूब में भी होता है, गूगल में भी होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी 25-30 हजार रुपए का फोन चला सकता है। और देन है तो किसका? माइक्रोफोन का। बस उसको लिखना नहीं आता, बोलना तो आता होगा, आता होगा कि नहीं आता होगा? तो बोलना जब आता है तो यूट्यूब पे क्या नहीं देख पाएगा वो और गूगल पे क्या नहीं सर्च कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए जैसे हम जल्दीबाजी में रहते हैं और हम टाइपिंग नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी, तो इस केस में बोल करके माइक्रोफोन के माध्यम से अपना डेटा में इनपुट करा लेते हैं। अब जिस तरीके से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसके आसपास मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन खुलेगा ही खुलेगा। आप कुछ भी बोल के दिखिए उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो एक प्रकार का वो माइक्रोफोन होता है और वो ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं तो हमारी आवाजें तो ऑडियो में ही जाता है ना,
तो उस ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। और देखिए माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है और इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं और साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि माइक्रोफोन को एमआईसी भी कहा जाता है और माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। माइक्रोफोन का आविष्कार सबसे पहले इमाइल बर्लिनर ने 1877 ईस्वी में किया हुआ था। और कह रहा है कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर में किया जाता है, ऑनलाइन चैटिंग में किया जाता है, सिंगिंग में किया जाता है और आदि कई प्रकार के कार्यों में किया जाता है। माइक्रोफोन एक ऐसा युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर में एक बहुत अच्छा ऐप्स आता है स्टार मेकर, आपने नाम सुना है? इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? गाना गाने के लिए, स्टार मेकर। और क्या होता है जब वो डेटा को स्कैन करता है, जैसे मान के चलिए मैंने जो चीज भी गाया उसको रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में जब प्ले करके देखते हैं तो हमको खुद ही पता चलता है कि मैंने क्या कितना खराब गाया है, कितना अच्छा गाया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये स्टार मेकर प्ले स्टोर पे आता है। तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल यहाँ तक भी हम करते हैं कि किसी डेटा या फिर मान के चलिए कि जैसे हमको सॉन्ग वगैरह गाना हो, इस केस में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो आवाज होती है इसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। मतलब आप खुद ही रियलाइज नहीं कर पाते कि आवाज हमारा ही होगा, हो सके किसी और का आवाज होगा। मतलब मैं किस तरीके से बोल पा रहा हूँ और जो मैंने रिकॉर्ड किया उस तरीके से आवाज नहीं निकल पाता है, उससे डिफरेंट आता है, वो चेंज कर देता है आपकी लैंग्वेज। तो ये एक प्रकार की माइक्रोफोन होता है। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है, वो है आपका क्या? वेब कैमरा। वेब कैमरा, चलिए वेब कैमरे के बारे में बात किया जाए तो वेब कैमरे का क्या प्रयोग होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है और यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। जैसे देखिए सबसे अच्छा अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई मीटिंग वगैरह होता है उसके इसमें जैसे मान के चलिए कि मीटिंग होता है तो जैसे जूम ऐप का हेल्प लिया जाता है। उस ऐप में जैसे मान के चलिए कि सब लोग अलग अलग दिशाओं में हैं, मान के चलिए कि कोई देवरिया में है, कोई कुशीनगर में है, कोई गोरखपुर में बैठा हुआ है, कोई मतलब अलग अलग लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। तो जब हम मीटिंग करते हैं जूम ऐप के माध्यम से तो क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, चाहे जो भी मीटिंग में हम बोल पा रहे हैं, एक वेब कैमरे के माध्यम से जो हमारा रियल टाइप का इमेज होता है वो भी उनके स्मार्टफोन पे बनता हुआ दिखाई देता है। और एक मीटिंग का जरिया है, मीटिंग हम आसानी तरीके से इसके वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात अगर इसके बारे में बात किया जाए तो जो लाइव क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये देन है तो किसका? वेब कैमरे का। समझ में आ रहा है ना? एक वेब कैमरा जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, वेब कैमरा दिख रहा है ना सबको, यही वेब कैमरा है, ये दिख रहा है ना वेब कैमरा। अगर ये वेब कैमरा न रहे तो आप ये समझिए कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा पाएंगे। अब इससे फायदा क्या क्या होता है? देखिए इससे फायदा ये है कि पहला तो ये कि आपको लाइव क्लास की व्यवस्था मिल पा रही है, ये वेब कैमरे के बारे में बता रहा हूँ। और जो क्लास में आज पढ़ने स्टूडेंट नहीं आ पाया है वो घर पे बैठे बैठे मोबाइल से अपनी पढ़ाई कर पा रहा है। और सबसे अच्छी फायदा तो मैं बताऊं तो इससे क्या होता है कि लास्ट में एक वीडियो बन जाता है और वही वीडियो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? और भी विशेष फायदा क्या है इसका, उसी वीडियो को उठा करके यूट्यूब पे ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। वेब कैमरा एक ही है ना, लेकिन इसका प्रयोग देखिए कितना ज्यादा है। अब दूसरी चीज, अभी इस समय तो मान के चलिए कि कोरोना का केसेस नहीं है, कोरोना का भी मैटर नहीं है, तो हम आराम से एक दूसरे के पास बैठ करके पढ़ाई कर पा रहे हैं। लेकिन याद करिए जब कोरोना का केस आया हुआ था उस समय सारे स्टूडेंट अपने घर पे पढ़ाई करते थे और यहाँ से लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता था। तो यही वेब कैमरे के माध्यम से सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाता था और घर बैठे सारे बच्चे जूम ऐप के माध्यम से आसानी तरीके से लाइव क्लास पढ़ पाते थे। तो ये वेब कैमरा होता है। समझ में आ रहा है ना? और कह रहा है कि वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है और यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। और वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। और कह रहा है कि वेब कैमरे का संक्षिप्त रूप है और वेब कैम ये वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर के नेटवर्क पर स्ट्रीम करता है। जो रियल टाइम का आपका इमेज बनना चाहिए वही इमेज किसी और के पास ट्रांसफर करके दिखाता है। अब ये नहीं कि जैसे अब इसमें कुछ एडिटिंग करके दिखाया है, कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह करके दिखाया है, ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं होता। जो रियल टाइम का इमेज बनना चाहिए वही इमेज आपको शो करके दिखाता है।
और फिर कह रहा है कि जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव व्यू या सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भेज भी सकते हैं। ये हमारा वेब कैमरे का यूज होता है। अब चलिए अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो है क्या, टच पैड। ये तो टच पैड को आपने देखा होगा, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लैपटॉप में माउस के जगह पे। एक स्क्वायर शेप में जगह होती है और जैसे जैसे हम उसमें फिंगर ऐसे ऐसे चलाते हैं वैसे वैसे हमारा माउस का पॉइंटर भी क्लिक होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप फिंगर चलाते हैं और माउस का पॉइंटर फिंगर के हिसाब से काम करता है ना। तो टच पैड क्या होता है, करे कि टच पैड यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। और कह रहा है कि जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। और टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप में अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं और लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता। जैसे क्या होता है कि जो लैपटॉप में स्क्वायर शेप की जगह बनी होती है उसके माध्यम से हम अपना माउस का सारा काम करा सकते हैं ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग से क्या करते हैं, माउस लगाते हैं। तो अलग से भी माउस लगा के अपना काम कर सकते हैं और प्लस कभी कभी टच पैड पे भी आप आसानी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी लैपटॉप में टच पैड का एरिया खराब हो जाता है तो इस केस में अलग से हमको माउस लगाने की आवश्यकता होती है। यानी कि वो भी माउस का ही काम करता है, उसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होते हैं और आपके माउस में भी लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वही टच पैड वाला एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मतलब टच पैड बोलते हैं, जो लैपटॉप में स्क्वायर शेप में जो जगह आपको दिया होता है। अब चलिए अब आता है ट्रैक बॉल। क्या आता है, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल कह रहा है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और याद करिए मैंने आपको फंडामेंटल में पढ़ाते समय मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस किसका मैंने नाम दिया था, माउस का नाम दिया था ना। तो अगर इसको भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जा रहा है तो इसका भी यूज क्या होगा, लगभग माउस का ही प्रयोग होगा ना। जिस तरीके से माउस काम करता होगा उस तरीके से भी काम करता होगा, तभी तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दिया गया है। देखिए कह रहा है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और माउस माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। और कह रहा है कि जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बाल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। और कह रहा है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन भी होते हैं और इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगुली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है और गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूमता जाता है। और कह रहा है कि चूंकि ट्रैक बॉल माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे जो ट्रैक बॉल होता है वो माउस के जैसा स्पेस नहीं लेता, माउस के जैसा उसको जगह नहीं चाहिए, एक बॉल टाइप का होता है और वो बॉल आपका क्या होता है, उस बॉल को हम जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे हमको स्क्रीन पर कर्सर मूव करता हुआ दिखाई देता है। अब खुद देखिए, जैसे ट्रैक बॉल का बॉल तो छोटा होगा ना, लेकिन माउस क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। तो इस केस में माउस ज्यादा स्पेस लेगा और बॉल आपका छोटा स्पेस लेगा, पर काम माउस के ही जैसा करेगा। देखिए लिख रहा है चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप में, स्मार्टफोन में आदि जगहों पे किया जाता है। अभी तो इसका प्रचलन नहीं है लेकिन जो पुराने लैपटॉप थे उसमें सबसे ज्यादा इसका प्रचलन था। अब क्या आता है, टच स्क्रीन सबको यूज करता है। अच्छा मोबाइलों में है, मोबाइल जो है वो टच स्क्रीन से ही चलता है और आजकल तो बहुत सारे ऐसे एटीएम आ रहे हैं जिसमें कुछ बटन ही नहीं दिया। समझ में आ रहा है ना। और मोबाइल के बारे में बात करें तो मोबाइल में बस केवल बटन नहीं दिया सोचिए, लेकिन फिर भी कोई सेटिंग आपसे बाकी नहीं रहती। क्यों ऐसा है ना, मान के चलिए कि इसमें बटन कोई नहीं दिया लेकिन फिर भी आप कहां कहां तक चले जाते हैं इसकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है। सेटिंग के सेटिंग पूरा अंदर तक चले जाते हैं। ये मोबाइल का क्या होता है, टच पैड होता है, स्क्रीन टच होता है, उसी को टच स्क्रीन बोलते हैं। या तो स्क्रीन टच बोलिए या टच स्क्रीन बोलिए। क्यों, आप खुद बताइए, जो लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है, क्या अगर एटीएम में कोई बटन नहीं दिया हो तो पैसा निकाल पाएंगे? बस जा करके खड़े हो जाएंगे और पैसा मिलेगा ही।
क्यों? क्योंकि उनको टच स्क्रीन चलाना आता ही नहीं। क्यों? उनके लिए बस एक ही हेल्प है कि बस पासबुक लीजिए और लाइन में खड़े हो जाइए। क्यों? और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो आसानी तरीके से एटीएम पे खड़ा होकर के आसानी तरीके से अपने पैसे को विड्रॉ कर लेता है, अपनी एटीएम की पिन को चेंज कर लेता है, अपना स्टेटमेंट निकाल लेता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें टच स्क्रीन के बारे में बात किया जाए तो कह रहा है कि टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से ही वो माउस की पॉइंटर की तरह काम कर सके, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। और कह रहा है कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर और वर्ड को टच करता है, जिससे उस जगह पर प्रेशर क्रिएट होता है और कंप्यूटर पर टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करता है। जैसे देखिए आपने देखा होगा कि जैसे आप मोबाइल पे क्लिक करते हैं और जैसे आज बहुत सारे ऐसे लैपटॉप भी आ रहे हैं जो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप आ रहा है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है ना? और टच स्क्रीन आपके प्रेशर के हिसाब से काम करता है। अगर वही प्रेशर आपका तेज हो जाता है तो डिस्प्ले खराब हो जाता है, वही प्रेशर अगर आपका नॉर्मल है तो सही तरीके से काम करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि आपको ये पता है कि हमको मतलब किस तरीके से हमको टच पे क्लिक करना है, और वही क्लिक अगर तेज हो जाता है तो आपका डिस्प्ले खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये टच स्क्रीन काम करेगा लेकिन किसके भी ऐप पे? हमारी प्रेशर के हिसाब से कि हम उसमें किस हिसाब से प्रेशर दे रहे हैं। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है, वो है आपका क्या? लाइट पेन। अब देखिए लाइट पेन का प्रयोग क्या है? तो इसका बस एक ही प्रयोग है कि इसके माध्यम से हम किसी चित्र को बेहतर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई फोटो कैप्चर कर लिया और हम चाहते हैं कि उस फिगर में कोई चेंजिंग कर पावे, उस फिगर में कुछ एडिटिंग कर पावे, तो लाइट पेन के माध्यम से। चलिए लाइट पेन के बारे में बता रहे थे ना। देखिए इसमें लिखा भी है कि लाइट पेन से अभिप्राय फोटो क्या लिखा हुआ है, लाइट पेन से दो आशय है। पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होती है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक एलईडी लैंप लगा होता है, और कह रहा है कि यह लैंप इसलिए होता है कि लाइट न होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सकें। और दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने के काम में आता है। और कह रहा है कि तीसरा कंप्यूटर पर काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टैबलेट पेन, और चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है वह एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। और आमतौर पर जब हम लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आशय इसी से होता है, और इसको सबसे पहले 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जो है लाइट पेन को कहाँ पे और किस समय बनाया गया था, तो आप ये बता सकते हैं कि 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था सबसे पहले लाइट पेन। और इसमें होता क्या है, कह रहा है कि कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम में आता है, और कह रहा है कि इसमें लगे बटन को दबाने पर कंप्यूटर में डिस्प्ले आता है और काम करता है। और फिर कह रहा है कि यह स्क्रीन पर पिक्सल बनाता है और इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती है, और इस पेन से बिल्कुल आप उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर सकते हैं जैसे कि पेंसिल से कागज पर करते हैं। कह रहा है कि फर्क केवल इतना है कि आपके हाथ में माउस होता है और उंगलियां किस पे होती हैं? कीबोर्ड पे होती हैं। जिस तरीके से आपके हाथ में पेंसिल होता है और क्या करते हैं आप कॉपी पे आसानी तरीके से कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप लाइट पेन से भी काम कर सकते हैं। बस दोनों में अंतर यही है कि आपके हाथ में माउस होता है और उंगलियां किस पे होती हैं? कीबोर्ड पर। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन आता है, वो है आपका क्या? बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में पता होगा? क्यों? अरे जब तक फिंगर नहीं लगेगा तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा है, और जब तक फिंगर नहीं लगाएंगे तब तक राशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन है कि नहीं है? तो ये सब बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। और पैसा भी निकालने अगर आप चले गए, अगर आपके पास एटीएम नहीं है, गूगल पे फोन पे नहीं है, तो जब तक आप थंब नहीं लगाएंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? तो देखिए ये थंब का बहुत बड़ा पावर है, और ये हर जगह मत लगाइए, जहां पे जरूरत हो कहीं वहीं पे लगाइए, नहीं तो पता ये चले कि आपने कहीं पे फिंगर लगा दिया और आपका आधार वहां से जुड़ा हुआ, बस पूरा अकाउंट खा लो,
ऐसे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में अगर बात किया जाए तो बायोमेट्रिक डिवाइस में कितने प्रकार के डिवाइस आते हैं। अब देखिए बायोमेट्रिक डिवाइस का मतलब होता क्या है। ये दो प्रकार के इसका प्रयोग हम करते हैं। पहला तो ये है कि सिक्योरिटी के पर्पज से इसका प्रयोग हम करते हैं, और दूसरा ये है कि रिकॉग्नाइजेशन, पहचान की आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम थंब लगाते हैं तो पहला तो ये पता चल जाता है कि ये थंब मतलब उसी आदमी का है कि नहीं है, और दूसरी चीज की सुरक्षा के लिए भी हम थंब का प्रयोग कर सकते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस में इतने प्रकार के डिवाइस आते हैं। फेस स्कैनर है, हैंड स्कैनर है, फिंगर स्कैनर है, रेटिना आइरिस स्कैनर है, वॉइस स्कैनर। देखिए आज गवर्नमेंट भी समझ रही है कि जैसे फर्जीवाड़ा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आज जो खाद्यान्न आपूर्ति आपको मिल रहा है, जो कोटेदार लोग राशन आपको देने का काम करते हैं, सोचिए इसके पहले कितना सारा डंप हो जाता था। क्यों? आपके हिस्से का राशन आपको नहीं मिल पाता था, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को बहुत सख्ती से लिया और उसमें मिला दिया क्या, फिंगर ला दिया। जब तक आपका थंब नहीं लगेगा तब तक आपके हिस्से का राशन नहीं मिलेगा। ये भी है कि जैसे मान के चलिए कि एक परिवार में अगर 7 मेंबर हैं तो उसमें से किसी भी एक व्यक्ति का फिंगर लगना चाहिए, तभी आपके हिस्से का राशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका होता है क्या, बायोमेट्रिक डिवाइस। तो बायोमेट्रिक डिवाइस आज बहुत ज्यादा इसका प्रयोग है, यानी कि जब तक आप फिंगर नहीं लगाएंगे, आप बैंक में भी जाके देखिए, जैसे बैंक में भी जो अधिकारी काम करते हैं उनका भी एक आईडी पासवर्ड मिला हुआ है और उनका भी थंब वहां पे सेट किया गया। जब तक वो थंब नहीं लगाएंगे तब तक उनका सिस्टम चालू नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है, वो है आपका क्या, बीसीआर। और बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। जैसे मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट को उठाते हैं तो देखते हैं 199 रुपया दाम लिखा हुआ है। ये बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं होती। और जैसे ही प्रोडक्ट आप लेके आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, बस वो स्कैन करता है और आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, आप घर चले आते हैं पैसा देकर। लेकिन आज ये खुद सोचिए कि सारी कंपनियां, जैसे आप ऑनलाइन सामान लेते हैं उसमें भी बारकोड आता है, और सारी कंपनियां अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सारी कंपनियां अलग अलग बारकोड तैयार करती है, इसलिए कि हमारी कंपनी का नकल कोई दूसरा कंपनी न कर पाए। मान के चलिए कि हम खूब अच्छा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को खूब बेहतर तरीके से बना रहे हैं और खूब अच्छा मैंने बना दिया, उसका एक बारकोड बना दिया, तो कोई दूसरा चाहेगा तो उसको नकल कर लेगा। लेकिन इसलिए सारी कंपनियां अलग अलग अपना बारकोड बनाती है कि हमारी नकल कोई दूसरी कंपनी ना कर पाए। तो ये बारकोड होता है, और बारकोड हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, और इसी बारकोड को रीड करने के लिए इस बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, जैसे मॉल में आपने देखा होगा, ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी जगहों जहां पे बारकोड बीसीआर का प्रयोग किया जाता है। अगला इसमें ऑप्शन आता है वो है ओएमआर। ओएमआर के बारे में पता ही होगा आप लोगों को। ओएमआर का एग्जाम आप लोग दिए हैं ना। तो ओएमआर में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है उसको क्या करना होता है, पूरी तरीके से पेंट करना होता है, गोला करना होता है। तो इस केस में उसी को हम ओएमआर बोलते हैं। वही हमारा क्या होता है, ओएमआर होता है। तो गवर्नमेंटेड एग्जाम में भी जैसे पेट वगैरह का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी ओएमआर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम आप ये समझिए कि ऑनलाइन के ही बेस पे करवाया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए ओएमआर का इस्तेमाल करती है। अगला आता है एमआईसीआर। आपने चेक देखा है, चेक कितने नंबर का होता है, चेक नंबर कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है ना। देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर में चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक एमआईसीआर कोड भी लिखा होता है, चेक के जस्ट निचले हिस्से में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है 9 अंक का। और इसी कोड को पढ़ने के लिए बैंकों में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि एमआईसीआर एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है, और इसमें स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड को पढ़ लेता है। और एमआईसीआर एनकोडिंग को एमआईसीआर लाइन भी कहा जाता है, या चेक के निचले हिस्से में होता है। और कह रहे हैं कि बैंकों द्वारा एमआईसीआर कोड का उपयोग चेक पास करने में किया जाता है। एमआईसीआर कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है। एमआईसीआर कोड को पढ़ने के लिए एमआईसीआर रीडर का उपयोग किया जाता है। इस मशीन का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, केवल आपके चेक में जो एमआईसीआर कोड लिखा हुआ है उसी एमआईसीआर को पढ़ने के लिए इस मशीन का प्रयोग बैंकों में किया जाता है। अब चलिए अगला ऑप्शन, ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर। अब ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, तो देखिए ग्राफिक टैबलेट का फिगर यहाँ पे रखा भी है, दिख रहा है सबको। जैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ाते समय बार बार हम बोर्ड पे जाके नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए ग्राफिक टैबलेट पे हम लिख करके आसानी तरीके से आपको समझा सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफिक टैबलेट होता है।
और ये भी जुड़ा होता है किस पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट से। देखिए यूएसबी टाइप का इसका भी बना हुआ है पोर्ट, दिख रहा है ना, इसको यूएसबी पोर्ट बोला जाता है। अब अगला इसमें ऑप्शन आता है, वो है आपका क्या, कार्ड रीडर के बारे में पता ही है। बैंकों में जाते हैं, अगर कम पैसा रहता है तो इसी के माध्यम से आप क्या करते हैं, बैंकों में पैसा अपना जमा कर पाते हैं। और प्लस मॉल में भी जाते हैं, तो अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया तो पेमेंट करने के लिए कार्ड रीडर के माध्यम से आप उसको पेमेंट करके घर आते हैं। तो एक कार्ड रीडर होता है जो कार्ड को आसानी तरीके से रीड करने का काम करता है। इसमें लिखा भी है कि यह डिवाइस बैंक में तथा शॉपिंग मॉल आदि जगहों पे ग्रीन कार्ड्स को रीड करने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो आज मैंने बस केवल आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाया, आप जाकर के लैब में इसके पहले वाला प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। शेष हम लोग कल की क्लास में पढ़ा जाएगा। इसमें सबको मिल गया है बैग?